हाँ कल कुछ होमवर्क दिए थे क्या बनाने के लिए? हाँ बेटे होमवर्क दिए थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड में जो एसिड वाला पार्ट था ना उसमें हमने कुछ कुछ होमवर्क दिया था, कुछ बना के लाए बेटे? बना के लाए बच्चे? नहीं बना के लाए हो? कैसे काम चलेगा बेटे इस तरह से? काफी अफसोसनाक। अच्छा देखो हम लोग थोड़ा सा ना प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स को एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं ना। हमने पहला प्रॉपर्टी एसिड क्या पढ़ा था कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? एसिड जो है ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। चौथा क्या पढ़ा था कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। पर ये कौन से एसिड के साथ? अच्छा एक एक्सेप्शन है, कौन से एसिड के साथ रिएक्ट करके जो एंड प्रोडक्ट है मेटल के साथ वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है? इसी बार तक कितना बोर्ड में क्वेश्चन आया कर रहा है भी ना यहाँ पर। एक ऐसा एसिड जिसके साथ मेटल रिएक्ट करने के बाद, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा एंड प्रोडक्ट, लेकिन एक एसिड ऐसा है जिससे रिएक्ट करने के बाद एंड प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। कौन सा एसिड है वो? नाइट्रिक एसिड। वेरी गुड बेटा। कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। ये बेटा अगर तुम होमवर्क बनाते तुमको फिर याद रहता। अच्छा नाइट्रिक एसिड बेटा बताओ तो क्यों नहीं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कराएगा? क्या अच्छा नाइट्रिक गैस हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस कराएगा तो क्या प्रोड्यूस कराएगा इसके बदले? हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करके। कौन? मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। कौन? नाइट्रिक एसिड। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, है ना। तो उसके वजह से जो हाइड्रोजन गैस बनता भी है तो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? वाटर में। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? वाटर में। ठीक है ना, ये बात तो हो गई। अच्छा अगर मान लो कि हमको हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस कराना, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट लेना पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड क्या करना पड़ेगा? ये बात लिखवाए भी है कि अगर हमको बहरहाल हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस कराना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि नाइट्रिक एसिड जो है वो हमको बहुत ज्यादा डाइल्यूट लेना पड़ेगा, उस तब जाकर के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा ना। There will not be enough concentration of nitric acid to oxidize the है ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। आई बात समझ में? अच्छा उसके बाद अगला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे और ये था कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वो एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, है कि नहीं? अच्छा पिछले वाले जो प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन गैस निकला था तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या था बेटा? It burns with a pop sound. It burns with a pop sound. और इस वाले में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है जिसमें कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, साथ में मेटल सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है उसका टेस्ट क्या है? उसका टेस्ट ये है कि लाइम वाटर में घुलने के बाद लाइम वाटर को कैसा बना देता है? मिल्की। लाइम वाटर उससे पहले का अलग कैसा था? है ना, ट्रांसपेरेंट था, कलरलेस था। अच्छा मिल्की बनाता है तो मिल्की क्यों बनाता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से, है ना। लाइम वाटर बेसिकली क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर बेसिकली क्या है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराए CO2 प्लस CaOH होल 2 क्या बनाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट व्हाइट होता है इसलिए लाइम वाटर को क्या बना देगा? मिल्की, है ना। तो ये इसको बोलते लाइम वाटर टेस्ट। बात सब लिखवा चुके तुम लोग कॉपी में, है ना। और भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फर्दर पास कराते ही जाएं तो फिर मिल्की से केस में कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में, क्योंकि बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा कलरलेस एक मतलब कि सॉल्यूशन है। बात समझ आगे नहीं है? ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अगला प्रॉपर्टी कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन जो है वो सॉल्ट और वाटर देता है। क्या देता है? इस रिएक्शन को अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, बनने वाला सॉल्ट एंड वाटर है, तो ऐसे वाले रिएक्शन को एक और नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। जो सॉल्ट बनेगा वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। क्या होगा?
न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है ना? अच्छा, फर्दर प्रॉपर्टी में, उसके नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी में नंबर पता नहीं क्या होगा अभी, तो सातवां प्रॉपर्टी शायद है ना, ये छठा प्रॉपर्टी, उसमें ये बताते कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। और मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। है कि नहीं? तो एसिड को अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं, तो हम यही काम कर रहे हैं ना कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। नहीं समझा है? माई मिस्टेक, आई करेक्ट माई वर्ड। अगर एसिड का रिएक्शन कराएं हम मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड बेसिक की नेचर है, तो हम वही काम करा रहे हैं कि हमने क्या किया, एसिड और बेस का रिएक्शन कराया, जिससे कि क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। और ये फिर से क्या हो जाएगा? एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, है ना? अच्छा, फर्दर क्या पढ़े और एसिड का प्रॉपर्टी? एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, है ना? तो हमको एसिड, हम जब भी एसिड के साथ हम काम करें, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना? खास तौर से जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो उसके अराउंड वर्क करने के टाइम हमको प्रॉपर्ली लैब कोट पहनना है, हमको ग्लव्स पहनने हैं, है ना? प्लास्टिक के जो ग्लव्स आते हैं या सिंथेटिक पॉलीमर्स के जो ग्लव्स आते हैं। अच्छा, साथ में हमको एक बड़ा चश्मा पहनना है ना? एक हेलमेट होता है वो पहनना होता है। ये सब सेफ्टी मेजरमेंट है बेटा, इसके एसिड के अराउंड वर्क करने के, है ना? अच्छा, उसके बाद फर्दर ये पढ़ा था कि सारे एसिड्स में क्या चीज कॉमन होता है? सारे एसिड्स में ये बात कॉमन होती है कि एक्वस सॉल्यूशन में दे ऑल फर्निश हाइड्रोजन आयंस, है ना? कल बेटा तुम नहीं आए थे शगुफी, कल इस बात पढ़ाए थे बेटा, ठीक है? सारे एसिड्स में ये बात कॉमन होती है कि दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर बिना एक्वस सॉल्यूशन में जाए हुए दिखा भी नहीं सकता, है कि नहीं है? इसलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट भी किए थे, एक ड्राई HCl गैस प्रोड्यूस कराए थे। क्या प्रोड्यूस कराए थे? और उसका लिटमस पेपर टेस्ट किए थे। एक ड्राई लिटमस पेपर टेस्ट किए थे, एक वेट लिटमस पेपर टेस्ट किए थे, जिसको कि मॉइस्ट लिटमस पेपर भी बोलते हैं। किसमें रंग बदला था? ब्लू टू रेड, मॉइस्ट, क्योंकि ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर में जाकर के गैस ही रहा, वो एसिड तो बना नहीं। लेकिन ड्राई HCl गैस वेट लिटमस पेपर में जाके मिला था, तो उसमें जाके एक्वस सॉल्यूशन बना, तब जाकर के एसिडिक प्रॉपर्टी है, तब जाकर क्या हुआ? कलर चेंज हुआ। ठीक है? अच्छा, फिर लास्टली हम लोग इस मामले में बात किए थे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड क्या है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली क्या कर जाए? आयोनाइज कर जाए, और थोड़ा सा H+ आयन प्रोड्यूस करे कि बहुत सारा H+ आयन प्रोड्यूस करे, बहुत सारा H+ आयन प्रोड्यूस करे। रिएक्शन रिवर्सिबल हो कि इरिवर्सिबल हो? इरिवर्सिबल हो। कैसा बेटे? एक बार आयन में टूट गया तो वापस से जुड़ करके इधर नहीं बनेंगे। लेकिन अगर वीक एसिड है, कौन सा एसिड है? वीक एसिड है, तो वीक एसिड जो है उसका वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करता है सॉल्यूशन में। कैसा आयोनाइज करता है? पार्शियल। द आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इज पार्शियल, और उस पर से जो आयंस बनेंगे वो थोड़े से बनेंगे, और उस पर से क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे। कुछ मतलब कि आयनाइजेशन होता ही रहेगा, और कुछ जुड़ जुड़ के वापस से एसिड का मॉलिक्यूल बनता भी रहेगा। बात समझ नहीं है? तो हम लोग यहाँ तक बेटा एसिड पढ़ चुके थे। ये एक ओवरऑल रिकैपिचुलेशन था एसिड वाले पार्ट का। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे बेस। क्या पढ़ना शुरू करेंगे? बेस। तुमको भी ना ऐसे याद रखना पूरी बात, पूरा एसिड वाला पार्ट इस तरह से दिमाग में रखना बेटा तुमको। बेसिस, ठीक है? अच्छा देखो, हम लोग बेसिस के बारे में क्या चीज हम लोग जान चुके अब तक जितना कुछ पढ़े हैं बेटा, उसमें से हमने यही ना जाना कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस, बेसिकली आर बेसिस। जैसे कि
एग्जाम्पल की बात अगर करें, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होगा? सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल बेटा? मेटल है, उसका हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा बेटा? ये बेस होगा। आई बात समझ में नहीं? अच्छा, मैग्नीशियम बेटा मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? बेस होगा। पोटेशियम बेटा मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है ना, वेरी रिएक्टिव मेटल है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा? बेस होगा बच्चे, है कि नहीं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अभी जस्ट डिस्कस किए, क्या होगा? बेस होगा। कैल्शियम मेटल है कि नॉन मेटल बेटे? मेटल है। कैल्शियम कैसा है? मेटल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा बेटे? बेस होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा, फिर और हमने क्या पढ़ा? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या हो गया था? न्यूट्रलाइज हुआ था ही नहीं हुआ था? उसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बेसिक ऐसे बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं ना। Bases are substances that neutralize acids. Bases वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं ना। अच्छा, अक्सर बेसिस ना बेटा वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। अक्सर बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। कुछ बेसिस ही वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? वाटर सॉल्युबल बेसिस है, ठीक है ना। तो ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको बोलते हैं अल्कलाई। क्या बोलते हैं? अल्कलाई बोलते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट और जोड़ में यहाँ पर कि वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलाई। क्या कहलाएगा उनको? अल्कलाई, ठीक है। लिखो, इतना लिखो। अच्छा, एक चीज और ऐड कर ही लेते हैं ना, जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम है ना, सोडियम ऑक्साइड, इनका नेचर भी कैसा होगा? बेसिक। कैसा होगा? बेसिक। ये बात हम लोग अब तक जो पढ़ चुके ना, ये जब बेसिक पढ़ रहे थे इनसे पढ़े ना। मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब मेटलिक ऑक्साइड्स में क्या क्या हो सकता है बेटा? यार क्या कई एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, है ना, एक्सेट्रा। मैग्नीशियम ऑक्साइड याद करो कब बना था चैप्टर 1 में? मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कभी पढ़े थे। कब बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड? जब मैग्नीशियम का रिबन बर्न हुआ था। अच्छा, जब भी वो इस बर्न होती है तो उसका रिएक्शन किसके साथ होता है? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ होता है। अच्छा, तो जब मैग्नीशियम रिबर्न बर्न होता तो किस तरह से बर्न हुआ था? हाँ, डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हुआ था, है ना। उससे जो व्हाइट कलर का जो ऐश था वही क्या था बेटे? मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो सारी बातें लिखी कि नहीं लिखी तुम लोग? लिख लिए? ठीक, चलो। जब हम लोग एसिड पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, है ना। अब हम लोग जब बेस पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे? व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। लिखो हेडिंग दो बेटा। व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, है ना। जितने बेसिस होते हैं उनमें क्या चीज कॉमन है ना, ठीक। व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो देखो, जिस तरह से एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन फर्निश करता है,
उसी तरह से बेसिस अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करेगा। कौन सा फर्निश करेगा? हाइड्रोक्साइड। जैसे कि कहने का क्या मतलब है, मान लो कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चे, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, मतलब कि पानी में, किसमें है? पानी में ना। तो पानी में जाने के बाद ये सोडियम आयन में अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने कौन सा आयन फर्निश किया है? हाइड्रोक्साइड आयन। उसी तरह देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्वस है तो वाटर के सॉल्यूशन में, किसके सॉल्यूशन में? वाटर के सॉल्यूशन में ये कौन सा आयन फर्निश करेगा? पोटेशियम। तो चलो मेटल वाला पार्ट अलग हो जाएगा, पर यहाँ देखो कॉमन चीज क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। अच्छा, उसी तरह देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लो हम, तो MgOH होल 2 है ना। हाइड्रोक्साइड का एक वैलेंसी होता है बेटा -1, मैग्नीशियम का +2 होता है, इसलिए क्या बनता है? MgOH होल 2 है ना। क्रॉस करोगे तो याद तो क्लास आए थे, पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Mg2+ है ना, Mg2+ एक्वस, और इधर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस। तो तुम देखोगे कि चाहे कोई सा बेस हो, एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन फर्निश कर रहा है? वो हाइड्रोक्साइड आयन है ना। तो व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन? ऑल बेसेस फर्निश हाइड्रोक्साइड आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। बात सुना कि नहीं है? लिखो पहले इस बात को लिखो जो लिखवा रहे हैं। देखो, all bases furnish, F-U-R-N-I-S-H, furnish, F-U-R-N-I-S-H, furnish hydroxide ions in their aqueous solution, अभी एग्जाम्पल्स बता लो बेटे। ठीक, लिखी कि नहीं लिखे? लिख लिया ना। चलो बेटा हेडिंग तो अच्छा देखो, अब एसिड के साथ मिरर करके पढ़ो सब कुछ। एसिड्स में पढ़े थे व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, यहाँ क्या पढ़ोगे? व्हाट डू ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। एसिड्स में पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, तो अब क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस है ना। सबसे पहले लेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तुम कहोगे सर अब किस आधार पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहे हैं? देखो इस आधार पर पहले देखो फिर लिखाते हैं। जैसे मान लो देखो
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये अपने एक्वस सोल्यूशन मान लो है। तो क्या होगा, जिस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग एज कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करता था एक्वस सोल्यूशन में, उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस भी कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करेगा एक्वस सोल्यूशन में। ये बात समझ में नहीं है? ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये कंप्लीटली आयोनाइज कर जाएगा पूरी तरह से, रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा पोटेशियम एक्वस आयन में और हाइड्रोक्साइड एक्वस आयन में। आई बात समझ में नहीं आई? तो सिंस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड undergoes complete ionization to produce large number of hydroxide ions, hence potassium hydroxide is a strong base। बात समझ में नहीं है? चूंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट आयोनाइजेशन से होकर गुजरता है ना, पूरी तरह से आयोनाइज कर जाता है और बहुत सारी अमाउंट में क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। उसी तरह बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि आयोनाइजेशन कैसा होगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा। कैसा आयोनाइजेशन होगा, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, और जिसके वजह से बहुत सारा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो हम लिख सकते हैं कि दोज बेसिस आर स्ट्रॉन्ग बेसिस which completely ionizes in their aqueous solution and hence produce large amount of hydroxide ion। बात में है कि नहीं है? लिखो those bases are strong bases which completely ionize in their aqueous solution and hence produce a large amount of hydroxide ions। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल लिख लो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वीक बेसिस तो पढ़ेंगे, पहले इसको तुम कंपेयर करो वीक एसिड्स के साथ। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि वीक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? वीक एसिड्स वो एसिड्स होते थे जो कि पार्शियली आयोनाइज करते थे। कैसे आयोनाइज करते थे? पार्शियली आयोनाइज करते थे, और बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बनाते थे कि बहुत कम हाइड्रोजन आयंस बनाते थे? बहुत कम हाइड्रोजन आयंस बनाते थे। ठीक है ना। उसी तरह देखो वीक बेसिस भी क्या होता है कि वो बेसिस जो अपने एक्वस सोल्यूशन में पार्शियली आयोनाइज करें। कैसे आयोनाइज करें? और हेंस प्रोड्यूसेस या फर्निशेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। लिखो इस बात को। वीक बेसिस आर दोज बेसिस which partially की स्पेलिंग देख लो बेटा, अगर नहीं पता है तो PARTIALLY, partially है ना। Weak bases are those bases which partially ionize in their aqueous solution,
and hence produce a small amount of hydroxide ions. Hence produce small amount of hydroxide ions. ठीक है बच्चों, चलो एग्जाम्पल देखो। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में देखा गया है कि इसका आयोनाइजेशन कैसा होगा, पार्शियल। याद करो, पार्शियली में से डबल एरो बना देते क्योंकि क्रिएशन कैसा होता था, रिवर्सिबल। और ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव H+ आयन एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ठीक है बेटा, उसी तरह देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा है, एक वीक बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा है, तो अभी लिख नहीं देखो, पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव H+ है एंड हाइड्रोक्साइड H+ है। बात समझ में नहीं है। उसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH, ठीक है। देखो यहाँ H+ होना चाहिए, H+। ठीक है, ठीक। तो यहाँ तक पढ़ लिया। क्या टाइम हो रहा है बोली, 5:05, ठीक है। चलो यहाँ तक देख लिए, स्क्रब कर दें। अब हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक। देखो एसिड्स की पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ते बेटा, याद दिलाओ हमें। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर। जैसे अगर तुमने बेकिंग सोडा कभी चखा होगा तो तुमको उसका टेस्ट लगेगा कड़वा, कैसा महसूस होगा, कड़वा महसूस होगा, है कि नहीं। तुमने साबुन अगर चखा हो, शैम्पू चख लिया हो, नहीं चखा हो तो घर पे जाना है, टेस्ट कर लेना। साबुन होता है बेस, साबुन क्या होता है बेटा, बेस होता है। उसका भी टेस्ट कैसा होता है, कड़वा। कैसा होगा, कड़वा होगा, ठीक है ना। तो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। बेसेस जो होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर, कड़वा। अच्छा ऑल्सो, मतलब साथ में देखो ऑल्सो लगा दो एक चीज, ऑल्सो। अच्छा बेस को तुम छुओगे ना तुम्हारे हाथ में फिसलेगा वो, है ना, स्लिपरी होगा काफी, ठीक है। तो बेसिकली
छूने में तुमको सोपी महसूस होगा, कैसा होगा? सोपी, साबुन जैसा महसूस होगा ना। एंड ऑल्सो फील सोपी टू, सोपी इन टेक्सचर, है ना। छूओगे तो कैसा महसूस होगा? सोपी महसूस होगा, ठीक है। एसिड्स की दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अच्छा, साथ में अगर याद तो मिथाइल ऑरेंज जब हम पढ़े थे, तो मिथाइल ऑरेंज का तो नेचुरल कलर ऑरेंज था, न्यूट्रल कलर। बेस में कौन सा कलर देता था वो? येलो। कैसा कलर देता था? येलो। अच्छा, फिनोल्फथलीन की बात करते हैं, वो भी एक मतलब कि तुम्हारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, जैसा कि मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर है। फिनोल्फथलीन का न्यूट्रल कलर कैसा था? कलरलेस। एसिड में वो कलरलेस ही रहता था, और बेस में कैसा कलर देता था? पिंक, ठीक है। तो खैर, अगर हम सिर्फ और सिर्फ लिटमस की बात करें, तो बेसेस जो हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करेंगे ना, रेड लिटमस टू ब्लू। दे टर्न रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस टू ब्लू, है ना। आई बात समझ में? अच्छा, एसिड्स की तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? एसिड्स की तीसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट। इनफैक्ट कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद आयंस में टूट जाता है बेटे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एसिड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के आयंस में टूट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बेसिस भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के आयंस में टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। यहां तक कि आगे चलकर के जब सॉल्ट्स पढ़ेंगे ना, गॉड विलिंगली, तो वो भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, चलो नूरू साहब के बेटे जग जाओ बेटे, तो कभी कभी कोचिंग आते हो, है ना। सो के उठना सर बहुत मुश्किल मालूम होता है ना, तो सोते ही नहीं है कोचिंग आने के लिए, है ना। एक बार सो गया तो फिर नहीं उठ सकते। कुंभकर्ण की नींद है, ढोल नगारे हाथी बाजे सब बजेंगे तब भी नहीं उठ पाएंगे, ठीक है। चलो याद करो, हमने इसके बाद एसिड्स में कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा था? ये प्रॉपर्टी पढ़ा था बेटा कि, बोलो बच्चे शगुफी, एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बेस में भी वही चक्कर है, लेकिन बेस में थोड़ा सा डिफरेंट बात ये हो जाएगी कि सारे मेटल एसिड के साथ, सॉरी हाँ, वैसे तो ये बात भी सच है कि सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ वही मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते थे जो कि रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से कैसे थे? ऊपर थे। वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी में कहाँ हैं? नीचे हैं, वो रिएक्ट नहीं करते थे। जैसे कि कॉपर हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब रिएक्टिविटी में ना हाइड्रोजन से नीचे हैं। याद करो रिएक्टिविटी सीरीज भी दिखाई थी हमने। तो वो मेटल जो कि तुम्हारे हाइड्रोजन से कम हो रिएक्टिविटीज में, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते थे। लेकिन अगर तुम सारा का सारा चार्ट देखो उसमें, तो ज्यादातर मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव थे कि कम रिएक्टिव थे? बोलो बेटे। हाँ, अक्सर मेटल जो हैं हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो अक्सर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते भी हैं।
है ना। लेकिन बेसिस के साथ मामला अलग है। अक्सर मेटल बेस का रिएक्शन नहीं करते, कुछ मेटल्स करते हैं, और कुछ मेटल्स रिएक्ट करके वही बात सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आई बात समझ में नहीं है? तो थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, सम बेसिस some metals कुछ मेटल क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे ना। कुछ मेटल्स, अक्सर मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते बच्चे, ठीक है। ठीक, तो इसका मतलब है जिस तरह से एसिड प्लस मेटल, उस तरह से अब यहां क्या हो जाएगा, बेस प्लस मेटल बनाएगा सॉल्ट प्लस H2 गैस, है कि नहीं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बताइए जो लिखने जा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ, ठीक है, NaOH रिएक्शन करा जिंक के साथ Zn सॉलिड। तो देखो एक इंटरेस्टिंग नाम वाला मेटल सॉल्ट बनेगा तो वही बनेगा। ऐसा सॉल्ट हम लोग अक्सर देखते नहीं है, Na2ZnO2, है ना। फिर हाइड्रोजन गैस तो जैसा लिबरेट होता है, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं ना। इट्स कॉल्ड सोडियम जिंकेट बोला है। ठीक है, रब कर देना इसको आप। आगे बढ़ते हैं, इस मामले में पहुंचते हैं कि उसके बाद वाला क्या प्रॉपर्टी बनाता पड़ा एसिड्स में, कि एसिड्स बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता, सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, पांचवा प्रॉपर्टी कि बेसिस रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बात समझ की नहीं है, देखो बेसिस react with acids to form salt and water, ठीक है। तो बेस प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। और हम लोग इस मामले में पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है तो बनने वाला सॉल्ट पूरी तरह से क्या होगा, न्यूट्रल होगा। और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चे, ठीक है बच्चे। अब कुछ एग्जांपल दे दो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है बेटे, और HCl क्या है, एसिड है।
ठीक है, चलो कंटेनर में पानी भर लो इसको। ठीक, तो देखो वाटर क्या हो जाएगा, अलग NaCl। एक्वस H2 लिक्विड। समझे कि नहीं समझे? समझ गए, ठीक। उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा, उधर क्या बनेगा, वाटर, उधर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम हो रहा है बोली, 5:20 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कि नहीं। अब कल तो मैथ्स लेकर के आओगे, कल मैथ्स में पढ़ेंगे हम लोग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए हैं, ये 4 चीज पढ़ चुके हैं ना जी। तो आप क्या पढ़ेंगे, कल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे जाओ।